जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। तो आज यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7 होने वाला है। इससे पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। और यह आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यह मात्र 10 से 15 मिनट में ये प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर केवल मैंने 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के लिए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी 6 प्रैक्टिस सेट में करा दिए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट इसलिए आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं मैंने, वो आपके बार बार सीटेट में रिपीटेड क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो पाठ में चित्र दिए जाते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन है कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में यहाँ पर सहायता करते हैं, या फिर चित्रों में पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। सी ऑप्शन है कि चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, या फिर पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का यहाँ पर प्रचलन है। तो जो पाठ में चित्र दिए जाते हैं वहाँ पर ये उद्देश्य होता है कि बच्चों में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में उनकी सहायता हो, इसलिए पाठ में चित्र दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा शिक्षण के रूप में आप किसे सबसे अधिक यहाँ पर महत्वपूर्ण मानते हैं। तो अगर आप हिंदी भाषा शिक्षण वहाँ पर कर रहे हैं तो आप क्या सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पर मानेंगे। ए ऑप्शन है कि बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग सिखाना, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, या फिर बच्चों को व्याकरण के नियम यहाँ पर सिखाना। तो क्या हो जाएगा कि बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग सिखाना। अगर आप हिंदी भाषा का शिक्षण कर रहे हैं तो वहाँ पर बच्चों को विभिन्न संदर्भ में, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, तो इसलिए विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग वहाँ पर सिखाना बच्चों को, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। अगर आपको क्या बच्चों को समझाना है, वहाँ पर हिंदी भाषा की बारीकियाँ वहाँ पर समझानी है, और वहाँ पर हिंदी भाषा का विकास वहाँ पर करना है, उसकी क्षमता का विकास करना है। तो आप क्या करेंगे वहाँ कि हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे, या फिर संस्कृत निष्ठ, यहाँ पर निष्ठ हो जाएगा, संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे, या फिर हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोग से युक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे, या फिर गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री वहाँ पर आप बच्चों को पढ़वाएंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त यहाँ पर सामग्री आप उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अलग अलग प्रयोग में जब बच्चे वहाँ पर भाषा सामग्री उनके पास होगी तभी वो भाषा की बारीकियां वहां पर समझ पाएंगे, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। अगर आप एक भाषा शिक्षक हैं तो आपके लिए वहां पर कौन सी सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो ए ऑप्शन है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से यहाँ पर परिचित कराना, या फिर बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से युक्त रखना, या फिर भाषा संसाधनों का यहाँ पर अभाव हो जाएगा। तो क्या होगा कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ वहाँ पर तय करना, क्योंकि आपकी कक्षा कैसी होगी, बहुभाषिक कक्षा होगी, क्योंकि जो बच्चे आपकी क्लास में आते हैं वो मातृभाषा सीख करके आते हैं, और उनकी मातृभाषा जो है वो क्षेत्रीय भाषा होती है, इसलिए अलग अलग भाषाएं भी वहाँ पर हो सकती हैं। तो आपकी कक्षा कैसी होगी, बहुभाषिक कक्षा होगी। उसके लिए आपको शिक्षण अगर करना है तो उसके लिए रणनीतियाँ आपको तय करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक कैसी होती है। यहाँ पर अनावश्यक होती है, एकमात्र संसाधन होती, साध्य है, या फिर साधन है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साधन होता है, क्योंकि भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक क्या होती है, एक साधन के रूप में होती है, इसलिए डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि गृह कार्य के बारे में कौन सा यहाँ पर कथन उचित है। तो आपको ये बताना है कि जो गृह कार्य है उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा कि गृह कार्य देना अति आवश्यक होता है, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, या फिर बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, या फिर गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र यहाँ पर होता है।
तो क्या होता है, जो गृह कार्य दिया जाता है वो कक्षा के लिए दिया गया जो कार्य होता है वो अभ्यास मात्र होता है, जिससे कि बच्चों का रिवीजन हो सके। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कथन असत्य है। आपको असत्य कथन यहाँ पर बताना है। तो ए ऑप्शन है कि सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बी ऑप्शन है यहाँ पर कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेते हैं, या फिर बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, या फिर हो जाएगा कि बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में यहाँ पर सहायक होता है। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की यहाँ पर कह रहा असत्य कौन सा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास जब हो जाएगा तो ये क्या निगेटिव सेंस दे रहा, क्योंकि यहाँ असत्य बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के आधारभूत कौशल कौन से होते हैं। क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर चलते हैं। जो आधारभूत कौशल होते हैं हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक होते हैं, या फिर अंतः ये संबंधित होते हैं। तो यहाँ क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, इसलिए आपको ए ऑप्शन करेक्ट कर देना है। जब भी आपको भाषा के आधारभूत कौशल की बात करें तो ये क्रमबद्ध मतलब कि क्रम से चलते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर केवल कौशल की बात की जाए यहाँ पर तो वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पर वो क्रमबद्ध नहीं चलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। जो ये नॉर्मल कौशल होते हैं ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्या कौन कौन से, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना हो जाता है, शुभोपलि जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर शुभोपलि के नाम से आप याद रख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, क्रमबद्ध नहीं चलते हैं। लेकिन जो भाषा के आधारभूत कौशल होते हैं ये आपको क्रमबद्ध रूप से ही चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सीटेट में 4 से 5 बार ये पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता क्या होती है। तो जो शिक्षक होता है उसकी जो स्वयं की भाषा होती है उसका अगर प्रयोग वो कर रहा है तो उसमें क्या कुशलता होनी चाहिए कि बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, या फिर बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, या फिर बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए यहाँ पर बाध्य करती है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप यहाँ पर प्रस्तुत करती है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि भाषा अर्जन क्या होती है और भाषा अधिगम क्या होता है, इसमें महत्वपूर्ण अंतर क्या हो जाएगा। तो भाषा की कठिनाई स्तर हो जाएगा, भाषा की पाठ्य पुस्तक हो जाएगा, भाषा सीखने की पद्धति होगी, या यहाँ पर क्या होगा कि भाषिक परिवेश की उपलब्धता हो जाएगा। तो यहाँ पर भाषा सीखने की एक पद्धति होती है, क्योंकि भाषा अर्जन में भी भाषा सीखी जाती है और भाषा अधिगम में भी भाषा सीखी जाती है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि ये भाषा सीखने सिखाने की है पद्धति हो जाएगी। तो इसलिए सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। मौन पठन करना होगा, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, या फिर द्रुत गति से पढ़ना। तो सस्वर वाचन क्या हो जाता है यहाँ पर कि बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना होता है, तभी बोल बोल के पढ़ा जाता है, सस्वर वाचन यहाँ पर किया जाता है या सस्वर पठन किया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आपकी सीटेट की 120 प्लस की तैयारी करवा रहा हूँ। अगर आप ये सारे प्रैक्टिस सेट देख करके एग्जाम में जाएंगे तो इन प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत सारी हेल्प होने वाली है। वहाँ पर आपके आराम से 120 प्लस कुछ जो मार्क्स होंगे वो आसानी से आ जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अगर आपको भाषा शिक्षण यहाँ पर करना है तो कौन सा यहाँ पर बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, भाषाई अभ्यास, भाषिक परिवेश, पाठ्य सामग्री, या फिर परीक्षाएं यहाँ पर हो जाएगा। तो परीक्षाएं ही भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ क्या होता है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, या फिर हर महीने परीक्षाएं यहाँ पर लेना। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। इसलिए आपको क्या करना है, ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर देना है। चलिए देख लेते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का यहाँ पर सही आकलन करेगा।
कि लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, या फिर लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, या फिर यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, या फिर आजकल आम का दाम यहाँ पर कितना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों यहाँ पर, क्योंकि यही प्रश्न जो है बच्चों की भाषा क्षमता का यहाँ पर सही आकलन करेगा। क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे वहाँ पर सोचने पर मजबूर होंगे, उनकी थिंकिंग पावर जो होगी वो डेवलप होगी, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मैंने केवल और केवल 15 क्वेश्चन लिए हैं, 30 क्वेश्चन मैंने नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके सीटेट एग्जाम में 15 यहाँ पर सीडीपी के, यहाँ पर सीडीपी का मतलब है यहाँ पर भाषा शिक्षण से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो पद्य और गद्य के होते हैं। तो यहाँ पर गद्य और पद्य मैंने यहाँ पर नहीं लिया है आज, केवल और केवल भाषा शिक्षण से 15 क्वेश्चन लिए हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार हर शिफ्ट में पूछे गए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। यहाँ पर छोटी रचनाएं होनी चाहिए, रोचक विषय वस्तु होना चाहिए, रंगीन चित्र या फिर सरल जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। तो रोचक विषय वस्तु होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा प्राथमिक स्तर पर है तो अगर आप साहित्य का चयन कर रहे हैं तो वहाँ पर रोचक विषय वस्तु जरूर होना चाहिए। अगर बच्चे यहाँ पर इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, विषय वस्तु उनको रोचक नहीं लगेगा, तो वो क्या पढ़ेंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।